हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले सीआरपीसी के रैपिड रिवीजन में हम लोगों ने सेक्शन 167 तक कवर कर लिया था। आज हम सेक्शन 168 से आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 168 में सबसे पहले हमें बताया गया है कि रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। तो ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि अगर आप सिर्फ इसका मार्जिनल हेडिंग याद रख लेते हो तो काफी है। लेकिन इस सेक्शन में ये बताया है कि जब कोई सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने कोई इन्वेस्टिगेशन करी है अगर इस चैप्टर के अंदर, तो वो रिपोर्ट करेंगे अपने उस रिजल्ट, उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट को जो उनके ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन उनके पास। ठीक है, फिर 169 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर बताया गया है कि अगर एविडेंस डेफिशिएंट होता है, यानी कि अगर जहां पर एविडेंस की कमी है तब क्या प्रोसीडिंग होगी। और सेक्शन 170 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कह रहा है कि अगर एविडेंस सफिशिएंट है तब किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा। तो अगर एविडेंस डेफिशिएंट है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन के मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं, जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हुई है, और अगर ऐसा लग रहा है इन्वेस्टिगेशन के कंडक्ट होने के बाद ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है, तो एक बॉन्ड वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, और उसको रिलीज, मतलब एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करा करके उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये विदाउट श्योरिटीज हो सकता है। एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट जिस तरीके से ऑफिसर चाहे। ठीक है, इफ एंड व्हेन सो रिक्वायर्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। और फिर उसके बाद जो है ये बिफोर द मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट के सामने टू टेक कॉग्निजेंस ऑन की वो संज्ञान ले इस पर्टिकुलर ऑफेंस का ऑन अ पुलिस रिपोर्ट एंड टू ट्राई द अक्यूज्ड और कमिट हिम फॉर अ ट्रायल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। इसमें आप फिर सिर्फ इतना याद रखिए कि जब एविडेंस डेफिशिएंट है तो हम सेक्शन 169 में जाएंगे, और जब एविडेंस सफिशिएंट है तो हम सेक्शन 170 की बात करेंगे। तो जब एविडेंस सफिशिएंट होता है, जब एविडेंस सफिशिएंट होता है इन्वेस्टिगेशन पर, ये पता चला, देखो एक तो मामला हो गया कि एविडेंस डेफिशिएंट है, दूसरा मामला हो गया कि एविडेंस सफिशिएंट है। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास जब ऐसा सफिशिएंट एविडेंस है, रीजनेबल ग्राउंड है, तो वो फॉरवर्ड कर देंगे। सफिशिएंट एविडेंस हो या रीजनेबल ग्राउंड हो, वो फॉरवर्ड कर देंगे अक्यूज्ड को किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, और ताकि संज्ञान लें, वो कॉग्निजेंस लें उस ऑफेंस का अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट। ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से तो पीआर पे होगा, पुलिस रिपोर्ट पे होगा, और अक्यूज को उस तरीके से ट्राई किया जाए। अगर ऑफेंस बेलेबल है, अगर इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, तो और अगर अक्यूज मतलब सिक्योरिटी वगैरह दे सकता है तो सिक्योरिटी लेकर के उसको जो है बेल ग्रांट कर दी जाएगी, यही इसमें कहा गया है। एंड फॉर हिज अटेंडेंस फ्रॉम डे टू डे बिफोर सच मजिस्ट्रेट अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड। और अगर चाहे तो मतलब उसको जो भी दिन फिक्स किया गया है उसको बुला सकते हैं वहां पर। ये सारी चीजें जो है इसमें बताई गई हैं, और कुछ इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सबसेक्शन 3 देख लेना कि इफ द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि अगर सीजेएम के कोर्ट मेंशन्ड है बॉन्ड में, जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया है, सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड एनी कोर्ट टू विच सच कोर्ट में रेफर द केस फॉर इंक्वायरी या ट्रायल प्रोवाइड रीजनेबल नोटिस। ठीक है, तो इंक्लूड करेगा वो कोर्ट जो कि मजिस्ट्रेट रेफर करते हैं इंक्वायरी के लिए या ट्रायल करने के लिए। बॉन्ड की कॉपी जो है उस पर्सन को एक दी जाएगी जिसने एग्जीक्यूट किया, टू वन ऑफ द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड इट एंड शैल सेंड टू द मजिस्ट्रेट ओरिजिनल विद हिज रिपोर्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर विद हिज रिपोर्ट का मतलब क्या है कि पुलिस रिपोर्ट। तो ये कर कौन रहा है, ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो ये चीज याद रखनी है। फिर सेक्शन 171 में कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेन। इसका ये मतलब है कि कोई भी कंप्लेनेंट या विटनेस ऑन हिज वे टू एनी कोर्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी अ पुलिस ऑफिसर। जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर के साथ में ही आ रहे हैं, और शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी अननेसेसरी रिस्ट्रेंट और इनकन्वीनियंस। मतलब ये सेक्शन एक तरीके से सेफगार्ड कर रहा है जो भी कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेन करी है, या कोई विटनेस है। जरूरी नहीं है कि वो पुलिस वालों के साथ आए, या फिर उन पर कोई अननेसेसरी रेस्ट्रेंट किया जाए, उनको रोका जाए कोई चीज करने से, या उनको कोई इनकन्वीनियंस कॉज हो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर बॉन्ड में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ ऐसा करना जरूरी है, तो एक अलग की बात है। ठीक है, वरना ऐसा नहीं किया जाता है। किया कब जाएगा, जब कौन रिफ्यूज कर दे, प्रोवाइजो में यही लिखा हुआ है कि सॉरी, जब वो रिफ्यूज कर दे बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने से, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे उन्हें, और वो डिटेन भी कर सकते हैं। फिर मजिस्ट्रेट जो है डिटेन भी कर सकते हैं कस्टडी में अंटिल ही एग्जीक्यूट सच बॉन्ड, जब तक कि वो बॉन्ड ना एग्जीक्यूट करे, अंटिल द हियरिंग ऑफ द केस इज कंप्लीटेड। और तब तक या तो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दे तो छोड़ दो, जब डिटेन तब तक करो जब तक बॉन्ड ना एग्जीक्यूट करे, बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दे तो छोड़ दो। या फिर दूसरा काम हो सकता है कि उसको जब तक केस की हियरिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको पकड़ करके रखना है। फिर उसके बाद सेक्शन 172 है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी पिछली वीडियो में कि केस डायरी एक होती है। तो डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन
इन्वेस्टिगेशन। अब ये इन्वेस्टिगेशन की जो डायरी होती है ये डे बाय डे मेंटेन होती है, ठीक है। डे बाय डे पुलिस ऑफिसर जो है इसे मेंटेन करते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन अपना वो कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो उनको डायरी में मेंशन करनी होती है। अब वो सारी चीजों में है क्या क्या, तो ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। जो भी टाइम वगैरह है, जब वो जो है उस किस किस टाइम पे उनको इन्फॉर्मेशन मिली, ये चीजें, ठीक है। किस टाइम पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, किस टाइम पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बंद करी, ये चीजें। कोई भी जब इन्वेस्टिगेशन करते दौरान जब कोई भी प्लेसेस जो उन्होंने विजिट करी हैं, तो वो चीजें भी लिखना जरूरी है। और कोई स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस ascertained through his investigation, और जो भी स्टेटमेंट है जो इन्हें सर्कमस्टांसेस को देखते हुए समझ में आए हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर एक तरीके से अपना ओपिनियन भी डायरी में लिखता है कि उन्हें क्या लगता है, ठीक है। ये सारी चीजें भी वो लिख सकते हैं, ये सारी चीजें लिख के सकते हैं, सारी चीजें होंगी। द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 के अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे थे विटनेस के, वो भी जो है केस डायरी में इंसर्ट किए जाएंगे। तो सेक्शन 172 को आप केस डायरी के नाम से भी याद रख सकते हो। फिर 1B में बताया कि डायरी जो है वो वॉल्यूम होगी और ड्यूली पैजिनेटेड होगी। ड्यूली पैजिनेटेड का मतलब है कि पेज नंबर सही से होना चाहिए, नहीं कि धांधली करने के लिए उस पेज को फाड़ दे रहे हैं। तो मतलब जैसे पेज फाड़ दिया, मान लो कि अगर कुछ फोर्जरी वगैरह करनी है तो पेज फाड़ दिया, तो अगले को पता कैसे चलेगा, अथॉरिटीज को नहीं पता चलेगा कि कोई कुछ मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इस वजह से ड्यूली पैजिनेटेड होना जरूरी है, वहां पर पेज नंबर लिखा होना जरूरी है। सबसेक्शन 2 में क्या कह रहा है, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट जो है उस डायरी को यूज कर सकता है, एविडेंस के तौर पे नहीं यूज किया जाएगा। ये चीज पूछ ली जा सकती है कि क्या एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हो, तो केस डायरी एविडेंस के तौर पे यूज नहीं करी जाती है, एविडेंस के तौर पे यूज नहीं करी जाती, लेकिन एक एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए इंक्वायरी या ट्रायल में क्या आखिर क्या लिखा था पुलिस वाले ने, ये सारी चीजें करने के लिए उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। फिर सबसेक्शन 3 में बताया कि जो अक्यूज और उसके एजेंट है वो एंटाइटल्ड नहीं है किसी को कॉल करने के लिए, उस डायरी को देखने के लिए। अक्यूज और उसके एजेंट एंटाइटल्ड नहीं है ऐसा करने के लिए, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो पुलिस ऑफिसर हु मेड देम यूज टू रिफ्रेश देयर मेमोरी, देखो मेमोरी को रिफ्रेश कराने के लिए, और इफ द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग सच ऑफिसर, तो अप्लाई हो सकता है। मतलब यहाँ पर पुलिस वाले की मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए उसको केस डायरी को यूज कर सकते हैं। रिफ्रेश मेमोरी का कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में, आप लोग मुझे बताएंगे। और कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये दो चीजें याद रखनी है कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू मतलब क्या है, बेसिकली क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 173 है, तो इसको पढ़ना चाहो पढ़ लेना, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 173 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, अच्छा चार्जशीट के बारे में बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट देखो, मार्जिनल हेडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है उसके बारे में बता दे रही हूँ। और इसमें कुछ केस है वो भी आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ। देखो, दो तीन चीजें इसमें पूछी जाती हैं। सबसे पहले कि रेप का जो ऑफेंस अगर हुआ है, ये कई बार पूछा गया है कि अगर रेप का ऑफेंस हुआ है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट होनी चाहिए, 2 महीने में। ध्यान रखिएगा, पहले 3 महीने था, तो 3 महीने देकर के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अब जो है अब वो 2 महीने में ही जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। 2 मंथ्स में आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये बात याद रखना है, कई बार ये पूछा गया है। और ये चार्जशीट का मतलब फॉर्मेट किस तरीके से होगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि क्या होगा। हर इन्वेस्टिगेशन को चैप्टर के अंदर कंप्लीट किया जाएगा किसी भी अननेसेसरी डीले के, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिखा क्या जाता है आपके इसमें चार्जशीट में, नेम ऑफ द पार्टीज, ये भी पूछ लेते हैं कि मतलब इसमें से क्या नहीं होगा। तो जब तक आपको ये H क्लॉज तक पता नहीं होंगे तब तक आप ये नहीं बता सकते कि इसमें क्या नहीं होगा। तो क्या क्या चीजें हैं, पार्टीज का नाम, ठीक है, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन है, नेम ऑफ द पर्सन हु आर एक्विंटेड, यानी कि जो फैक्ट से जानकारी रखते हैं, जो फैक्ट्स के बारे में, वो whether any offense appears to have been committed, और अगर if so, अगर ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो किसने कमिट किया है, accused has been arrested, अगर किसी accused को अरेस्ट किया गया, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर मेंशन करी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आपके पास सबसेक्शन क्लॉज 2 है, सब क्लॉज 2, जिसमें बताया कि ऑफिसर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट, जो भी एक्शन उन्होंने लिया है, जो भी एक्शन पुलिस ऑफिसर ने लिया है, वो भी उस केस डायरी में, सॉरी उस चार्जशीट में लिखा जाएगा, ठीक है।
ये बात याद रखनी है। सबसेक्शन सी में बताया, मैं एक सबसेक्शन का थोड़ा सा बस जस्ट बता दे रही हूँ कि क्या है, बाकी पढ़ना चाहो अपने हिसाब से पढ़ लेना, रिवाइज करने के लिए इतना काफी है। सबसेक्शन 3 में बताया कि सुपीरियर ऑफिसर जो कि अपॉइंट किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ठीक है, और हाँ वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे मजिस्ट्रेट को। और अगर मजिस्ट्रेट का कोई पेंडिंग ऑर्डर है, मतलब अभी मजिस्ट्रेट ने उस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो वो अपना जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कहेंगे कि तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, जब मजिस्ट्रेट से आपको ऑर्डर आएगा तो उस हिसाब से काम कर लेंगे। अब ये नहीं कि मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर नहीं आया तो वो बैठे हुए हैं, कोई जांच ही नहीं हो रही, कोई जो है इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं हो रही, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर सबसेक्शन 4 में बताया गया कि अगर रिपोर्ट में अक्यूज्ड को रिलीज कर दिया है बॉन्ड के ऊपर, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड, ठीक है। फिर सबसेक्शन 5 में क्या बताया, सबसेक्शन 5 में बताया जब अगर सेक्शन 170 अप्लाई हो रहा है, यानी कि एविडेंस सफिशिएंट एविडेंस लग रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसको फॉरवर्ड कर देंगे मजिस्ट्रेट को along with the report. The police officer shall forward to the magistrate along with the report जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स वगैरह हैं वो, और अगर जो भी स्टेटमेंट्स हैं सेक्शन 161 के अंदर वो। अब पुलिस ऑफिसर यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं सबसेक्शन 6 में कि मजिस्ट्रेट से कुछ जो इररेलेवेंट पार्ट है उसको एक्सक्लूड करा रहे, जो रेलेवेंट इतना नहीं है सब्जेक्ट मैटर से, कोई मतलब नहीं है उसका, तो वो उसको उस मजिस्ट्रेट से कह सकते हैं, तो वो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। सबसेक्शन 7 में कहा गया है कि कॉपी जो है डॉक्यूमेंट की वो अक्यूज्ड को जाएगी बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ऐसा सही लगता है तो कॉपी, सारी कॉपीज या कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज अक्यूज को फर्निश हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। सबसेक्शन 8 में एक बात, बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, मतलब बहुत थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा बड़ा वाली चीज नहीं है। इसमें ये बताया कि क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, क्या मतलब एक बार जो चार्जशीट बन गई, क्या दोबारा चार्जशीट बन सकती है किसी केस की, तो इसका आंसर है जी बिल्कुल बन सकती है। ये पूछ लिया जाता है, चाहे इंटरव्यू में पूछ लें, चाहे आपसे प्री में पूछ लें, तो हम कहेंगे कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो होती है वो बिल्कुल बन सकती है, ठीक है। फर्दर एविडेंसेस अगर लग रहा है कि फर्दर एविडेंसेस हैं आगे, तो सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 6 तक जो भी सारी चीजें हैं वो अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक इसमें केस है, केस डायरी से रिलेटेड एक केस है, याद रखो कि पुलकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर 1947 का, बहुत लोगों को केस पता भी होगा, बहुत फेमस केस है ये। इसमें कहा गया कि जब पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड नहीं किया है केस डायरी में कोई चीज, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसिक्यूशन का केस खत्म हो गया या प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो फेटल हो गया है। कोर्ट एक्सप्लेनेशन सीख करेगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कि क्यों आपने जो है केस डायरी मेंटेन नहीं करी। पुलकुरी कोटैया में ये चीज कही गई, तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये इनक्वेस्ट वाला मामला है 174 से 176, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़े तो चलेगा, लास्ट में इसको जो है हम लोग इसको लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अभी देखो यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि ये ज्यूरिसडिक्शन के मामले में बात कर रहा है। ये इंक्वेस्ट वाली प्रोसीडिंग्स बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको लास्ट में एक बार देख लेंगे कि क्या चीज इसमें आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 13 पे जब आप पहुंचेंगे तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के बारे में बात कर रहा है। पहले आपको पता होगा कि एनआई एक्ट में जब तक कि ज्यूरिसडिक्शन का कोई अमेंडमेंट नहीं आया था, तब तक आपका एनआई एक्ट यहीं से गवर्न होता था, मतलब चैप्टर नंबर 13 सीआरपीसी से ही गवर्न होता था, ठीक है। अब जो है एनआई एक्ट का अपना ज्यूरिसडिक्शन का सेक्शन जो है उसमें इंसर्ट कर दिया गया है। फिर उसके अब देखो सेक्शन 177 पहले के तो कहता है कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल क्या होगा, तो ये भी देखो, इसकी सारी मार्जिनल हेडिंग्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अंदर का जो मैटर है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो कोई भी अगर ऑफेंस है वो ऑर्डिनरी वहीं इंक्वायर किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा बाय द कोर्ट, जिस कोर्ट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब जहां पर वो कमिट हुआ है वो पर्टिकुलर ऑफेंस। 178 में कई सारी बातें कही गई। 178 में कहा गया कि जब अनसर्टेन है, नहीं पता है कि कहाँ पर कौन से सेवरल एरिया लोकल एरियाज में ऑफेंस कमिट हुआ है, या पार्टली कमिट हुआ है, आधा ऑफेंस एक जगह पर कमिट हुआ, आधा ऑफेंस दूसरी जगह पर कमिट हुआ, या फिर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ठीक है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, या फिर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरियाज, ठीक है। तो इट में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर सच, मतलब किसी भी कोर्ट में फिर आप कर दो तो चलेगा, ठीक है, ओवर एनी सच एरिया किसी भी कोर्ट पर आप कर सकते हो। 179 में बताया कि ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंसेज एंस्यूज,
कह रहा है कि एक्ट एक जगह पर हुआ, एक्ट एक जगह पर हुआ, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो दूसरी जगह पर, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट। तो जैसे मान लो कि ग्रीवियस हर्ट एक जगह पर मान लो जयपुर में कॉज किया गया ग्रीवियस हर्ट, और इसका कॉन्सिक्वेंस मान लो जोधपुर में दिखाई दिया। मतलब कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि वो उसकी जो डेथ कॉज हुई वो जोधपुर में कॉज हुई। तो अगर ऐसा कुछ अगर ऑफेंस हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है तो किसी भी ईदर कोर्ट में हो सकता है, किसी भी कोर्ट में अगर आप करोगे, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब जयपुर में ऑफेंस कमिट हुआ है तो जयपुर में ही ऑफेंस ट्रायबल होगा, कहीं पर भी हो सकता है, बस इतनी सी बात ही कह रहा है। तो ये बात याद रखिएगा। सेक्शन 179 में बताया कि जहां पर एक्ट हुआ है, दो बातें बताई हैं, एक्ट जहां पर हुआ है और जहां पर कॉन्सिक्वेंस एंस्यू हुआ है, ठीक है। फिर सेक्शन 180 कह रहा है कि प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। कोई एक ऑफेंस है, कह रहा है कि वेयर एन एक्ट इज एन ऑफेंस, एक एक्ट ऑफेंस तो है, ठीक है, लेकिन वो अदर एक्ट की वजह से ऑफेंस है। मतलब उसका रिलेशन इस तरीके से है कि वो अदर एक्ट की वजह से ऑफेंस है। जैसे मान लो कि ए और बी ने आपस में कॉन्स्पिरेसी करी है कि वो क्या नाम है, सी नामक व्यक्ति को मारेंगे। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए क्या आप इसमें कहने की कोशिश कर रहा है। मान लो ए और बी ने आपस में कॉन्स्पिरेसी करी है कि वो सी को मारेंगे, ये है बंदा जिसको मारने वाले ये लोग। अब यहाँ पर ये कॉन्स्पिरेसी मान लो जयपुर में हुई है, ठीक है, लेकिन बी ने मारा इसको कहां पर, बी ने सी को मारा मान लो जोधपुर पर। अब ये जो एक्ट है, ये पर्टिकुलर जो एक्ट है, ये ऑफेंस है किसकी वजह से, इस कॉन्स्पिरेसी के एक्ट की वजह से, ठीक है, इस कॉन्स्पिरेसी के एक्ट की वजह से ये मारने वाला एक्ट एक ऑफेंस हो गया है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, जब कोई एक्ट एक ऑफेंस है, ये एक्ट एक ऑफेंस है क्योंकि इसका इससे रिलेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ईदर ऑफ द प्लेस में हो सकता है। देखो कई कुछ नॉर्मल सी कॉमन सी चीजें जो आपको याद रखनी है, जैसे कि हम लोग अपना वो पढ़ते हैं सीपीसी का 15 से लेकर के 20 तक, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पर ज्यूरिसडिक्शन का मामला दे रखा है। वही सेम चीज यहाँ पर भी बता रखी है कि आप ईदर ऑफ द कोर्ट में कर सकते हो, जहां पर ऑफेंस हुआ, जहां पे उसका कॉन्सिक्वेंस एंस्यू हुआ, जहां पर ऑफेंस हो रहा है वहां पर तो कर ही सकते हो, या जैसे इसमें बताया कि जहां पे कॉन्स्पिरेसी हुई थी दोनों के बीच में, वहां पर भी आप कर सकते हो। तो ये कॉमन चीज है जो आपको याद रखनी है। ये इससे मार्जिनल हेडिंग से काफी सारे सवाल बन जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 181 है, तो कह रहा है प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अब यहाँ पर एक ऑफेंसेस की लिस्ट दे रखी है कि अगर ऑफेंस हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में बता रही हूँ कि कौन सब सेक्शन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, आप लोग मार्क करते चलिएगा उसको। सबसेक्शन 1 में पहले तो कहा कि अगर ठग हुआ है, अगर ठग का ऑफेंस है, डकैती है, डकैती विद मर्डर है, ये एस्केप द कन्विक्ट है, एस्केप फ्रॉम कस्टडी मतलब भाग गया कस्टडी से। तो जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है, जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है या जहां पर अक्यूज्ड पाया गया, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी ट्राई कर दो ऑफेंस को, बात खत्म। किडनैपिंग और अबडक्शन का अगर ऑफेंस है तो तीन चीजें इसमें याद रखिए, जहां पर किडनैपिंग या अबडक्शन हुआ, जहां पर उसे कन्वे किया गया मतलब लेके जाया गया, मतलब किडनैप करके कहीं ले गए होंगे तो वहां के लिए, और तीसरी चीज के जहां उसको कंसील या डिटेन किया गया, तो सी एंड डी एम, ठीक है। तो ये चीजें सब सेक्शन के आगे इस तरीके से लिख लो ताकि याद रहे। फिर उसके बाद अगर थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या रॉबरी का ऑफेंस है, तो जहां पर कमिट हुआ है, तो कमिट वाली बात तो देखो हर जगह ही सेम होगी ना, जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है क्या वहां पर ट्राई नहीं किया जाएगा, वो ऑफेंस वहां पर ट्राई किया जा सकता है। तो जहां पर कमिट हुआ है वहां पर, जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है, भाई थेफ्ट का ऑफेंस तो समझ लो कोई चीज अगर चोरी हुई है तो स्टोलन प्रॉपर्टी से उसका रिलेशन होगा, तो जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है वहां पर भी, और या फिर जहां पर प्रॉपर्टी किसी ने रिसीव करके रखी थी, किसी ने रिसीव करी है या रिटेन करी अपने पास उसने रख रखी थी, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। ये तीन चीजें यहाँ पर याद रखनी है। फिर उसके बाद अगर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो इसमें भी वही सेम चीज है, जहां पर ऑफेंस को कमिट किया गया, यहाँ पर जगह नहीं मैं इस वजह से नहीं लिख रही हूँ, जहां पर ऑफेंस को कमिट किया गया, जहां पर द
इट वॉज रिसीव्ड और रिटेन्ड, सब्जेक्ट जो है ऑफेंस का, जो भी जिसके साथ भी मिसअप्रोप्रिएशन या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, उसका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पर रिसीव या रिटेन किया गया वो, और अगर वो रिटर्न कर दिया गया वाज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न और अकाउंटेड फॉर बाय द अक्यूज्ड पर्सन, जहां पर वो अक्यूज्ड पर्सन रिटर्न करेगा या अकाउंट करेगा, तो ये चीजें जो है इतना याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद एनी ऑफेंस इंक्लूडिंग पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी से अगर मामला है तो जहां पर कमिट हुआ है या जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी को पोजेस करके रखा था वहां पर, लॉजिकल बात है, अगर एक बार मतलब ऑप्शंस भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ की क्या बात ये कर रहा है, ठीक है। तो जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी के मतलब जहां पर पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट हुआ है या रिसीव या रिटेन करके जहां पर रखा है, या पोजेस्ड या रिसीव रिटेन जो भी बोल लो। फिर उसके बाद 182 में ऑफेंसेस कमिटेड बाय लेटर के बारे में बात करी गई। तो अगर चीटिंग हुई है लेटर के द्वारा या टेलीकॉम मैसेज के द्वारा, तो जहां पर वो पर्टिकुलर लेटर या टेलीकॉम मैसेज को सेंड या रिसीव किया गया था वहां पर जुरिसडिक्शन बनता है। और अगर चीटिंग या डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग हुआ है, यानी कि डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, जहां जिस एरिया में उस प्रॉपर्टी को डिलीवर किया गया है वो वहां पर जुरिसडिक्शन हो सकता है, और जहां पर रिसीव किया गया अक्यूज्ड पर्सन के द्वारा वहां पर भी जुरिसडिक्शन हो सकता है। तो ये चीज मार्क कर लीजिए, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर 494 और 495 का ऑफेंस है, ऑफेंस अगर कमिट हुआ है मतलब कि दूसरी शादी अगर हो गई है, तो वहां पर जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है, जिस जगह दूसरी शादी करी है, ऑफेंस वाज कमिटेड, वहां पर केस ट्रायबल हो सकता है। जहां पर ऑफेंडर लास्ट अपनी वाइफ के साथ रहा है, अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ रहा या रही है, वो हो सकता है। और द वाइफ बाय द फर्स्ट मैरिज हैज टेकन अप परमानेंट रेजिडेंस, या फिर जहां पर जो वाइफ है उसने अपना जो लास्ट जो फर्स्ट मैरिज की वाइफ है, तो जहां पर रह रही है वहां पर भी जो है ऑफेंस कमिट होने के बाद वो जहां पर रह रही है आफ्टर द कमिशन ऑफ ऑफेंस, वहां पर भी केस ट्रायबल हो सकता है। फिर उसके बाद सेक्शन 183 है, तो ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वोयाज के बारे में बात करी गई है। तो कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग जर्नी और वोयाज, इट मे बी ट्राइड वेयर दैट पर्सन और थिंग पास्ड इन द कोर्स ऑफ द, यार देखो मान लो इसमें बस इतनी सी बात कह रहा है कि मान लो ट्रेन में कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो जहां जहां से वो ट्रेन गुजरी है, जहां जहां से वो ट्रेन गुजरी है उस पर्टिकुलर कोर्ट का जुरिसडिक्शन हो जाएगा, बस इतनी सी बात कह रहा है। और फिर कह रहा है सेक्शन 184 में कि प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्रायबल टुगेदर। तो सेवरल ऑफेंसेस हैं जैसे अंडर सेक्शन 219, 220, 221, या सेवरल ऑफेंडर्स हैं अंडर सेक्शन 223, so the offenses may be inquired into or tried by the court competent to inquire or try the offense। ठीक, कोई भी कोर्ट एनी कोर्ट कर सकता है, ठीक, बाय एनी कोर्ट। 185 में बताया पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशंस डिवीजन, तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट एनी केसेस ऑफ क्लास आर परमिटेड फॉर ट्रायल और इन एनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मे बी ट्राइड इन सेशन, नॉट अगेंस्ट एनी, provided that such direction is not repugnant to any direction previously issued by high court। repugnant नहीं होगा किसी कोई भी अगर डायरेक्शन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर इशू किया गया है, या अगर कोई सीआरपीसी के में अगर कुछ और बताया गया है, या किसी अदर लॉ में अगर कुछ और बताया गया। तो 186 में बता रहा है कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगी अगर कोई डाउट है, मान लो कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंक्वायरी या ट्रायल चलेगा, कहाँ पर ट्रायल चलेगा, तो वो चीज अगर दो या दो से ज्यादा कोर्ट है, ये पूछा जाता है कि अगर डाउट है तब क्या होगा। तो इफ द कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट बाय द हाई कोर्ट, अरे यार देखो अगर सेम हाई कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट डिसाइड कर दे, और अगर अलग अलग हाई कोर्ट है तो जहां पर प्रोसीडिंग सबसे पहले कमेंस हुई थी वहां पर, और ये चीज अगर डिसाइड हो गई तो अगर उससे पहले कहीं प्रोसीडिंग चल रही है तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, ये बात याद रखनी है। फिर उसके बाद सेक्शन 187 है, 187 कह रहा है पावर टू इशू समन्स और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिसडिक्शन। बहुत धीमे चल रहे हैं हम लोग, बहुत धीमे चल रहे हैं, बट चलो ठीक है। 187 में बताया गया कि इशू समन इशू करने का पावर किस तरीके से है अगर ऑफेंस कमिट हुआ है बियॉन्ड लोकल जुरिसडिक्शन, ठीक है। देखो इसको एक एग्जाम्पल से पहले एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ। जैसे मान लो कि ये रेजिडेंट है किसी एक पर्टिकुलर जगह के, ठीक है, इन्होंने, और ये हमारे मजिस्ट्रेट साहब है, ठीक है, इन्होंने इनकी जुरिसडिक्शन के बाहर जाकर के अगर कोई ऑफेंस कमिट किया है, बाहर जाकर इन्होंने यहाँ पर कोई ऑफेंस अगर कमिट किया है, तो ये उस बारे में बात कर रहा है, तब किस तरीके से काम चलेगा ये बता रहा है, ठीक है। मतलब इनके मजिस्ट्रेट साहब के जुरिसडिक्शन से बाहर जाकर के उस व्यक्ति ने काम किया है,
लेकिन उसका घर द्वार वगैरह वो वहीं पर है, लेकिन बाहर जाकर के उसने कहीं काम किया। तो जो JMFC है हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो हमारे JMFC हैं, रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन हैज कमिटेड, उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में रह रहा बंदा कहीं बाहर जाकर के कोई अगर ऑफेंस कमिट करके आता है तो इंक्वायर करेंगे उसी तरीके से जैसे कि उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ है, और कंपेल करेंगे कि तुम आकर के मतलब अपेयर हो उनके सामने और सेंड टू देम टू द अदर मजिस्ट्रेट, या फिर ठीक है। और अगर ऐसा ऑफेंस है जो कि डेथ या एलआई से पनिशेबल नहीं है और वो रेडी है, विलिंग है बेल देने के लिए, मतलब वो बेल लेने के लिए रेडी और विलिंग है जो अक्यूज्ड पर्सन है, तो मजिस्ट्रेट जो भी उनके जुरिस्डिक्शन का है वो बॉन्ड और श्योरिटीज लेकर के अपेयर हो जाएंगे बिफोर सच मजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिस्डिक्शन। देखो इसमें इसमें इतना कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसमें बस यही कह रहा है कि वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये बात याद रखना कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, बस एक बार इसको पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। देन सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जब 2 या 2 से ज्यादा मोर मजिस्ट्रेट है तो केस रिपोर्ट किया जाएगा अगर कई सारे मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन बन रहा है और मजिस्ट्रेट जो एक्ट कर रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं खुद को, तो हाई कोर्ट फिर देखेगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे सारा काम होगा, मतलब रिपोर्ट केस को रिपोर्ट करो हाई कोर्ट के पास। फिर उसके बाद अगर ऑफेंस आउटसाइड इंडिया कमिट हुआ, ये भी पूछ लिया जाता है कि आउटसाइड इंडिया के कौन से सेक्शन में दे रखा है, तो बाय सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन हाई सीज और एल्सवेयर, सिटीजन ऑफ इंडिया है उसने ऑफेंस कमिट किया, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो सिटीजन नहीं है लेकिन कोई ऐसे शिप या एयरक्राफ्ट पे उसने ऑफेंस कमिट किया है जो कि आपके इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो इसको ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि ऑफेंस इंडिया में कमिट हुआ है, ऐसे ही माना जाएगा। और कहीं पर भी जो है उसे ट्राई किया जा सकता है जहां पर वो मिले, provided that notwithstanding in any of the preceding sections of this chapter or no such offense shall be inquired or tried in India except with the previous sanction of the central government। देखो ये पिछले सेक्शंस की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सेक्शन 188 की बात कर रहा है, ठीक है, कि प्रीवियस सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना पड़ेगा अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, जब कोई ऑफेंस आउटसाइड इंडिया कमिट हुआ है तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर सेक्शन 189 छोड़ना चाहो छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसीट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू इसके बारे में बात कर रहा है, ये इतना पढ़ना जरूरी नहीं है। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 15 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बताया है कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशंस ऑफ प्रोसीडिंग्स। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेक्शन 190 में कह रहा है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। अच्छा कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में तो हम लोग उसे संज्ञान लेना कहते हैं कि कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, तो ये तो एक हिंदी तो आपने अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेशन हो गया इसका। लेकिन अगर हम कहें कि कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है जब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करती है, जब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करती है तब हम उसे कहते हैं कि कोर्ट ने अपना कॉग्निजेंस लिया है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो इस वजह से कॉग्निजेंस हर जगह वर्ड आपको देखने को मिलता है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट, इसमें 2 मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया, वही JMSC एंड JMFC। JMFC तो चलो ठीक है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, लेकिन JMSC जो है उनको जब एम्पावर किया जाएगा CJM के द्वारा तब वो काम कर पाएंगे। कॉग्निजेंस लेना कब है, तो कॉग्निजेंस कंप्लेंट पे लिया जा सकता है, कंप्लेंट पर लिया जा सकता है, रिपोर्ट ऑफ सच पुलिस रिपोर्ट पर लिया जा सकता है। कंप्लेंट वाला मामला आप सेक्शन 200 से रिलेट कर सकते हैं, या आप सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 से रिलेट कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन बाय एनी पर्सन, अगर इन्फॉर्मेशन आई है उनके पास, मतलब कोई कंप्लेंट वगैरह अगर उनके पास आया है, तो पुलिस ऑफिसर नहीं है या फिर वो सुओ मोटो भी लिया जा सकता है, तो एनी अदर पर्सन भी हो सकता है और सुओ मोटो भी ऐसा हो सकता है। ये जो CJM वाली मैंने बात आप लोगों को बताई, तो ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं, मान लो JMSC लिखा होगा और यहाँ पर JMSC एम्पावर्ड बाय CJM लिखा होगा, तो आपको यहाँ पर इस आपका करेक्ट आंसर ये होगा कि JMSC एम्पावर्ड बाय CJM, सिर्फ JMSC नहीं, ठीक है, JMSC खुद से नहीं करेंगे, JMSC को एम्पावर किया जाएगा बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। फिर उसके बाद 191 ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड, तो जहां पर मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, जहां उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, द अक्यूज्ड शैल बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन ही be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate, मतलब उसको बताया जाएगा कि तुम्हारे पास राइट है कि तुम जो है दूसरे मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, ना तो एक्यूज
एंड इफ द अक्यूज और इफ द अक्यूज मतलब अगर एक से ज्यादा है तो अगर ऑब्जेक्ट करे फर्दर प्रोसीडिंग को मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस लेने से पहले तो केस को ट्रांसफर किया जा सकता है, बस इतनी बात बताइए। 192 में केस को मेक ओवर किया जा रहा है तो कोई भी सीजेएम कॉग्निजेंस लेने के बाद, ऑफिस का कॉग्निजेंस लेने के बाद मेक ओवर कर सकते हैं इंक्वायरी या ट्रायल को। ये मार्जिनल हेडिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अंदर से बस एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। बस इसमें यही बताया गया है कि कॉग्निजेंस लेने के बाद सीजेएम के द्वारा या सीजेएम के द्वारा कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर हो सकता है, जो मतलब उनके सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को, और जेएमएफसी जो कि एम्पावर कर रखे हैं सीजेएम ने, वो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को मेक ओवर हो सकता है केस, ठीक है। जो कि और जो देखो एक सेकेंड, ये बताया ना, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जेएमएफसी इन दिस बिहाफ बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आफ्टर टेकिंग cognizance of an offense make over the case inquiry for trial such other competent magistrate as a CJM ने, तो अदर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को भी अगर भेज रहे हैं तो वो सीजेएम ही बताएंगे, एम्पावर करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे इंक्वायरी या ट्रायल के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है बस। बाकी एक बार पढ़ लेना। 193 में कॉग्निजेंस कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताया गया है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सीआरपीसी और एनी अदर लॉ, कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि डायरेक्टली कहीं पर ऐसा ना लिखा हो सीआरपीसी में या किसी अदर लॉ में कि कोर्ट ऑफ सेशन का ही कॉग्निजेंस लेने का राइट है यहाँ पर, या फिर जब तक कि मजिस्ट्रेट ने कमिट ना कर दिया हो कोर्ट ऑफ सेशन केस अंडर सेक्शन 209। याद होगा आप लोगों को, अगर पढ़ा होगा तो सेक्शन 209 में बता रखा है कि मजिस्ट्रेट जो है केस कमिट करते हैं किसको, आपके कोर्ट ऑफ सेशन को। तो ये बात है, ये बात याद रखना। कोर्ट ऑफ सेशन का डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं है जब तक कि सीआरपीसी में मेंशन ना हो, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, मतलब कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उनका। फिर उसके बाद 194 में बताया गया है कि एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज, इसको एक बार पढ़ लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देखना चाहोगे देख लेना। फिर आ जाओ 195 पे। 195 क्या कह रहा है? 195 कह रहा है प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ। इसमें प्रोसिक्यूशन के बारे में बताया गया है, एक बार अपना पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना, कोई बहुत जरूरी नहीं है 195, इसको बस क्या बोलते हैं मार्जिनल हेडिंग याद रख लेना। फिर आपके पास है 195A, नॉट सो इम्पोर्टेंट। 196 एक बार पढ़ना चाहो पढ़ लेना। 197 से आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात किया गया है, ठीक है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर प्रोसिक्यूशन ऐसा है तो किस तरीके से होगा। देखो, अगर कोई पर्सन है जो कि जज है या जज था या मजिस्ट्रेट है या पब्लिक सर्वेंट है एंड ही इज एक्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल पब्लिक ड्यूटी, तो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा ऐसे ऑफेंस का एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन। प्रीवियस सैंक्शन किसका चाहिए? हमें चाहिए अगर इन केस अ पर्सन इज एम्प्लॉयड और एज द केस में बी इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन लेना जरूरी है, और अगर अफेयर्स ऑफ स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना जरूरी है। प्रोवाइसो कह रहा है कि आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन फोर्स इन अ स्टेट। क्लॉज बी में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर स्टेट गवर्नमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्लेनेशन में कुछ सेक्शंस ऐसे बताए गए हैं जहां पर कोई किसी भी सैंक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा। सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन है, उन्होंने अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हुए अगर कोई कुछ भी ऐसा हो गया है, कुछ भी गलती वगैरह हो गई है, तो सैंक्शन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। बस इतना याद कर लो, काफी है। फिर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज के बारे में बात करी गई है, तो ये यहाँ से आपका यहाँ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है 198, क्योंकि बता रहा है कंप्लेनेंट बाय कंप्लेनेंट नहीं, कंप्लेंट बाय अग्रीव्ड पर्सन। कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी ऑफेंस का अंडर चैप्टर 20 ऑफ द आईपीसी, अंडर चैप्टर 20 ऑफ आईपीसी, ठीक है। चैप्टर 20 ऑफ आईपीसी के अंदर अगर कोई भी ऑफेंसेस वगैरह हुए हैं तो कोई भी कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले लेता, मतलब कि सुओ मोटो यहाँ पर कोर्ट की पावर नहीं है कॉग्निजेंस लेने की, ठीक है। अगर कंप्लेंट आ रही है उनके पास अग्रीव्ड पर्सन की, तभी लेंगे। प्रोवाइजो में कई सारी बातें बताई गई हैं। अगर कह रहा है कि अग्रीव्ड पर्सन 18 ईयर्स के बिलो है, इडियट है या ल्यूनेटिक है, कोई सिकनेस या इन्फॉर्मिटी है, या ऐसी कोई पर्दा नशी विमेन है, तब क्या होगा? तो लीव ऑफ द कोर्ट की परमिशन लेने के बाद कोई दूसरा पर्सन भी, यानी कि अग्रीव्ड पर्सन के अलावा भी कोई दूसरा पर्सन यहाँ पर केस दायर कर सकता है।
फिर बी में बताया गया कि अगर हस्बैंड है जो कि आर्म फोर्सेस में है, यूनियन के आर्म फोर्सेस में है, तो किसी भी पर्सन को अगर उनके हस्बैंड ने ऑथराइज कर रखा है तो वो केस को आगे देख सकते हैं, मतलब कि केस वेस का सिस्टम देख सकते हैं। ये चीज पूछ लिया जाता है कि अगर हस्बैंड आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन में है तो कौन देखेगा केस को। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो याद रखनी है। फिर अग्रीव्ड पर्सन अगर वाइफ है अंडर सेक्शन 494 और 495 आईपीसी, तो उनके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर, और फादर्स और मदर्स, ब्रदर और सिस्टर, ये देख सकते हैं पर्सनली जो रिलेटेड है टू हर बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन। ठीक है, ये लेकिन एनी अदर पर्सन के लिए कह रहा है, ये तो ऊपर पर्सन बताए गए, लेकिन जो एनी अदर पर्सन है वो ब्लड मैरिज अडॉप्शन से कनेक्टेड होने चाहिए उनसे। फिर सबसेक्शन 2 में बता रहा है कि कोई भी पर्सन अदर देन द हस्बैंड शैल बी डीम्ड टू बी अग्रीव्ड पर्सन अंडर सेक्शन 497 और 498 आईपीसी। और अगर एब्सेंस है हस्बैंड का, हस्बैंड नहीं है, तो पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस वाइफ का टेक केयर वगैरह किया हो, परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सबसेक्शन 3 में क्या बताया, सबसेक्शन 3 में बताया जब कोई कंप्लेंट है ऑन द बिहाफ ऑफ एनीवन हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स और ल्यूनेटिक, और उसने कोई गार्जियन वगैरह अपॉइंट नहीं कर रखा है, तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि मतलब गार्जियन वगैरह ठीक है, तो कोर्ट शैल बिफोर गिविंग लीव नोटिस जो है उस गार्जियन को देगी और गिव हिम द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, फिर सबसेक्शन 4 में बताया, सबसेक्शन 4 में बता रखा है कि जो ऑथराइजेशन है क्लॉज बी में ऑफ द प्रोवाइजो ऑफ टू सबसेक्शन 1, वो राइटिंग में होगा। आर्म्ड फोर्सेस वाला सिस्टम है ये, उसकी बात कर रहा है कि वो राइटिंग में होगा, साइंड और अटेस्टेड होगा बाय द हस्बैंड, स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट उसको जो दैट ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द एलिगेशंस की, उसको एलिगेशंस के बारे में बताया गया। काउंटर साइंड होगा बाय द कमांडिंग ऑफिसर, जो उनके कमांडिंग ऑफिसर है उनके द्वारा काउंटर साइंड होगा। सर्टिफिकेट साइन किया जाएगा बाय द कमांडिंग ऑफिसर, अगर मान लो लीव नहीं दे पा रहे हैं तो वो चीज उन्हें बतानी होगी। ठीक है, फिर सबसेक्शन 5 में बताया कि जो डॉक्यूमेंट है अंडर सबसेक्शन 4 उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि वो जेन्युइन है एंड शैल बी रिसीव्ड एज एन एविडेंस, और उसको एज एन एविडेंस रिसीव किया जाएगा। सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि सेक्शन 376 का अगर कोई मामला है, सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ बिलो 18 इयर्स, तो विद इन 1 ईयर कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड। अब ये जो टाइम है ये इंपॉर्टेंट है, और अगर 1 ईयर इलैप्स कर रखा है फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफिस, 1 साल के अंदर अंदर जो है कंप्लेंट फाइल करनी होगी अगर ऐसा कोई केस है तो। फिर सबसेक्शन 7 कह रहा है कि जो प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन शैल अप्लाई टू द अबेटमेंट अटेम्प्ट टू कमिट, इस तरीके से अबेटमेंट पर भी अप्लाई होंगे जिस तरीके से कमीशन पर अप्लाई हो रहे हैं। फिर 198 ए में आपको याद रखना है, 198 ए को 498 ए से क्रूअलिटी से कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा अगर बिना पुलिस रिपोर्ट के। ये सारे वो ऑफेंसेज हैं जहां पर कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। ठीक है, कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा अनलेस पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, या फिर कंप्लेंट खुद करे अग्रीव पर्सन, तो या फिर उनके फादर, मदर, ब्रदर, तो ये एक बार पढ़ लेना। 198 बी में कॉग्निजेंस के बारे में बता रखा है, तो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि वो प्राइमा फेसाई इस बात से संतुष्ट ना हो जाए, जिसको सेटिस्फैक्शन ना हो जाए कि ऑफेंस जो है कमिट हुआ है अपॉन अ कंप्लेंट बाय द वाइफ अगेंस्ट हर हस्बैंड। जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए तब तक नहीं, कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। फिर उसके बाद 199 में प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन के बारे में बता रखा है कि अगर कोई डिफेमेशन का ऑफेंस हुआ है तब क्या, तो यहाँ पर भी वही बता रखा है कि कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा तब तक कि जब तक कि कंप्लेंट ना करी हो अग्रीव्ड पर्सन ने। और अगर इन द केस ऑफ बिलो 18 इयर्स है, ल्यूनेटिक है, इडियट है, कोई सिकनेस है, इन्फॉर्मिटी है, या वुमेन है हु इज नॉट अलाउड टू कम आउटसाइड टू अपेयर इन पब्लिक, तो कोई अदर पर्सन भी कर सकता है ऐसा, या फिर विद द लीव ऑफ द कोर्ट मेक अ कंप्लेंट ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, कोर्ट की लेकिन परमिशन लेना जरूरी होगा। अब देख लो यहाँ पर प्रेसिडेंट का मामला है, वाइस प्रेसिडेंट का मामला है, गवर्नर ऑफ स्टेट, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी और अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ द स्टेट। तो कॉग्निजेंस कौन लेगा? अब यहाँ पर देखो एक्सप्रेसली मेंशन किया गया कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेगी। तो वही पिछले सेक्शन में अभी हम लोगों ने देखा कि जहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन को कॉग्निजेंस है, तो कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले लेगी, नहीं तो खुद से वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं। ठीक है, और या फिर मजिस्ट्रेट ने कमिट किया हो।
तो कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले लेगी, कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा विदाउट द कंप्लेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कंप्लेंट के, और वो भी कंप्लेंट ओरल नहीं होनी चाहिए, राइटिंग में कंप्लेंट होनी चाहिए पीपी साहब के द्वारा, ठीक है। और कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कॉग्निजेंस नहीं लेंगे बगैर सैंक्शन किसके, स्टेट गवर्नमेंट के, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा था वो व्यक्ति, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, इन एनी अदर केस, ठीक है। कंप्लेंट का टाइम दे रखा है तो 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट होना जरूरी है, जब से ऑफेंस कमिट हुआ है तब से 6 महीने के अंदर, तो उसके बाद अगर लेट होता है तो फिर वही सफिशिएंट कॉज वगैरह बताना होगा, हालांकि कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद ट्रायल जो है कैमरा में हो सकता है अगर चाहे तो। प्रोसीजर इस तरीके इस पर्टिकुलर चीज का जो प्रोसीजर है वो वारंट केस में जैसे चलता है वैसे चलेगा। सब सेक्शन 3 में ये बताया, सेक्शन 3 हम लोगों ने छोड़ दिया, सब सेक्शन 3 में ये बताया कि कंप्लेंट जो है वो कंप्लेंट में बेसिकली क्या चीजें होंगी, तो फैक्ट्स वगैरह होंगे, नेचर क्या है ऑफेंस का वो होगा, कोई अगर अदर पर्टिकुलर्स हैं वो भी उसमें लिखे जाएंगे, ठीक है। फिर सबसेक्शन 6 में मैंने सबसेक्शन 6 में बता रखा है कि नथिंग शैल इफेक्ट द राइट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज अलेज्ड। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 15 है आपका, जो कि कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है। कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 200 इज टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट। 201 बात करता है मजिस्ट्रेट जब कॉम्पिटेंट नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए तब क्या होगा। सेक्शन 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यूज के बारे में बात कर रहा है, सॉरी ऑफ इशू प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 203 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट के बारे में बात कर रहा है, कंप्लेंट को डिसमिस कब किया जा सकता है। तो सेक्शन 200 में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट है, तो कौन एग्जामिन करेगा, मजिस्ट्रेट जो कि कॉग्निजेंस ले रहे हैं ऑफेंस का वो एग्जामिन करेंगे। भाई सीधी सी बात है, जो कॉग्निजेंस ले रहे हैं मजिस्ट्रेट वही एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करना किसको है, कंप्लेनेंट को करना है और विटनेस को करना है। होगा किस तरीके से, ऑन ओथ करना जरूरी है, बगैर ओथ के नहीं चलेगा। अगर वो ओरल में कुछ स्टेटमेंट वगैरह दे के गए तो उसको रिड्यूस कराना है राइटिंग में, ठीक है। और अगर राइटिंग में है तो इट शैल बी साइंड, इट शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है। और कोई भी एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है इफ द कंप्लेनेंट इज इन राइटिंग बाय द पब्लिक सर्वेंट, मतलब सॉरी कंप्लेनेंट नहीं, जब कंप्लेंट राइटिंग में है, ठीक है। जब कंप्लेंट राइटिंग में है तो देखो, प्रोवाइडेड व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग, जब कंप्लेंट राइटिंग में है तो मजिस्ट्रेट को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है कंप्लेनेंट को या विटनेस को। इफ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग, अगर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा वो कंप्लेंट दी गई है तो, या फिर मजिस्ट्रेट ने जब केस मेक ओवर किया तो वहां पर फिर एग्जामिनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बता रखा है कि जिस मजिस्ट्रेट ने केस को मेक ओवर किया है अंडर सेक्शन 192, अगर उन्होंने मतलब कंप्लेनेंट को और विटनेस को ऑलरेडी एग्जामिन करके भेजा था तो मजिस्ट्रेट को जरूर मतलब इट इज नॉट नेसेसरी टू री एग्जामिन देम, बार बार एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। 201 में प्रोसीजर बता रखा है मजिस्ट्रेट के द्वारा नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए तो अगर कंप्लेंट राइटिंग में आई है तो उसको रिटर्न कर देंगे प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट, ठीक है। उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न इट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉपर टू द प्रॉपर कोर्ट, ठीक है। और अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है तो कंप्लेनेंट को कहेंगे कि ये प्रॉपर कोर्ट है आपका, आप यहाँ पर चले जाइए। तो ये चीज पूछी जाती है कि कब यहाँ पर वो डायरेक्ट कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं। तो देखो दो बातें हैं, यहाँ पर रिटर्न है और यहाँ पे डायरेक्ट है। तो जब कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है तब वो डायरेक्ट करेंगे कंप्लेनेंट को, और जब कंप्लेंट राइटिंग में है तो वो रिटर्न करेंगे फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर टू द प्रॉपर कोर्ट। फिर बताया गया है कि कोई भी डायरेक्शन जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं किया जाएगा अगर जो केस है वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। और जहाँ पे कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय द कोर्ट अनलेस द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस प्रेजेंट may have been examined on oath under section 200, ठीक है। मतलब सेक्शन 200 का कंप्लायंस होना, यहाँ पर बेसिकली सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि सेक्शन 200 का कंप्लायंस होना जरूरी है। जब तक सेक्शन 200 का कंप्लायंस नहीं होगा तब तक की इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। सबसेक्शन 2 में कह रहा है कोई इंक्वायरी है अंडर सबसेक्शन 1 द मजिस्ट्रेट में टेक एविडेंस ऑन ओथ वो एविडेंस लेंगे प्रोवाइडेड मजिस्ट्रेट थिंक्स दैट द ऑफेंस इज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, अगर उन्हें लग रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है तो ही शैल कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट टू प्रोवाइड विटनेसेस एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ, और वो ओथ पर एग्जामिन करेंगे लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा
कि कोई डायरेक्शन वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं देंगे अगर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। इन्वेस्टिगेशन अगर एक सेकेंड, इफ द इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, अच्छा कोई अगर अदर पर्सन कर रहा है, ही शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की सारी पावर्स होंगी एक्सेप्ट वो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते बस। अब 203 में अगर मजिस्ट्रेट को सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं लग रहे हैं तो कंप्लेंट का डिसमिसल भी बड़ी जल्दी हो जाता है अगर मजिस्ट्रेट को कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं लग रहे हैं। उन्होंने ओथ पर कंसिडर किया लेकिन उन्हें ओपिनियन ऐसा लग रहा है, वो अपना ओपिनियन ऐसा फॉर्म कर पा रहे हैं कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो डिसमिस कर देंगे कंप्लेनेंट को और ही शैल ब्रीफली रिकॉर्ड द रीजंस भी रिकॉर्ड उनको करना पड़ेगा कि किस वजह से वो पर्टिकुलर कंप्लेंट को डिसमिस कर रहे हैं। ये सारे जो सेक्शंस हैं इनकी मार्जिनल हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है। फिर पूछ लिया जाता है इशू ऑफ प्रोसेस कहां पर दिया हुआ है, तो 204 में दिया हुआ है। अब देखो दो बातें होती हैं कॉग्निजेंस लेने के बाद, जब कोर्ट संज्ञान लेती है तो दो बातें होती है। क्या बात होती है? या तो डिसमिस कर दो कंप्लेंट को या तो डिसमिस कर दो अंडर सेक्शन 203, कोई सफिशिएंट ग्राउंड अगर आपको नहीं लग रहा है आप डिसमिस कर दीजिए, या फिर आप प्रोसीडिंग को इनिशिएट करिए। प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेंगे, प्रोसीडिंग को इनिशिएट करते ही प्रोसेस को इशू कर दिया जाएगा। भाई प्रोसेस इशू करना पड़ेगा ताकि हम समन और वारंट जारी करके विटनेसेस को या अक्यूज्ड पर्सन को जिसको भी बुलाना है हम उनको बुला तो सकें। तो ये दो चीजें होती हैं जब आपका कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है। तो आगे की घटना क्या होती है, मतलब आगे की चीजें क्या होती हैं, ये चीजें यहाँ पर अब आगे बताई गई हैं। अगर तो केस समन केस है तो ही शैल इशू द समन फॉर द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड की अटेंडेंस के लिए। अगर समन केस है तो भाई सीधे सीधे समन को जारी करो। अगर वारंट केस है तो समन या वारंट कुछ भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, तीन बातें याद रखिए कि अगर समन केस है तो समन्स ही जारी होंगे, अगर वारंट केस है तो समन या वारंट कुछ भी हो सकता है। अगर प्रोसीडिंग जो है रिटन कंप्लेंट पर हुई है, प्रोसीडिंग्स अगर रिटन कंप्लेंट पर हुई है तो समन या वारंट तो इशू जारी हो ही सकता है, प्लस कॉपी लगेगी कंप्लेंट की, मतलब जहां पर समन या वारंट जा रहा है वहां पर कंप्लेंट की कॉपी लगेगी। अच्छा 205 में एक बात ये भी बताई गई है, मतलब यहीं पे 205 पढ़ लो, बाकी बता रही हूँ मैं क्या होता है क्या नहीं होता। 205 में मजिस्ट्रेट चाहे तो डिस्पेंस कर सकते हैं पर्सनल अटेंडेंस अक्यूज्ड की। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से सेक्शन में ये बात दे रखी। डिस्पेंस करने का मतलब है कि आप जरूरी नहीं है अक्यूज्ड का आना, ये चीज है। ठीक है, और कोई भी प्रोसेस को इशू नहीं किया जाएगा अनलेस प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट ना फाइल करी जाए। पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट फाइल करो, उसके बाद तो पता चलेगा कि किसको इशू प्रोसेस करना है। ठीक है, प्रोसेस फीस भी पे करनी पड़ेगी, और अगर प्रोसेस फीस पे प्रोसेस फी मतलब पे करनी पड़ेगी, जो भेज रहा है उसको प्रोसेस फी पे करनी पड़ेगी, ये बात यहाँ पर बता रखा है। और अगर रीजनेबल टाइम में पे नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट में डिसमिस द कंप्लेंट। अगर रीजनेबल टाइम में पे नहीं किया तो जब तुमको मतलब ही नहीं है, मतलब जो भी पर्सन है जिसको मतलब ही नहीं, कंप्लेनेंट को बेसिकली देना पड़ता है ये सब इशू प्रोसेस वगैरह की जो चीजें होती है समन और वारंट भेजने के लिए। जब उसी को कोई मतलब नहीं है, जब फीस ही नहीं पे करेगा तो फिर कोर्ट अपने आप से पैसा नहीं लगाता है, मजिस्ट्रेट डिसमिस कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 206 है, पूछा जाता है कि पेटी ऑफेंसेस का कौन सा सेक्शन है। पेटी ऑफेंसेस में स्पेशल सामान होते हैं। अब इसमें दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो बात ये याद रखो कि पेटी ऑफेंसेस होते क्या हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है पेटी ऑफेंसेस क्या होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी ऐसा फाइन से रिलेटेड ऑफेंस है जिसका 1000 रुपए से ज्यादा का वो नहीं है, तो ये बात आपको याद रखनी है। By magistrate taking cognizance of any of petty offences try summarily try करेंगे, summarily dispose of करेंगे केस को। किस तरीके से अपेयर होना है, चाहे तो आप इन पर्सन अपेयर हो जाओ या प्लीडर के द्वारा अपेयर हो जाओ, क्योंकि पेटी ऑफेंसेस होते हैं तो इतना कोई वो नहीं होता कि नहीं इन पर्सन ही आना है। हालांकि मजिस्ट्रेट चाहे तो बुला सकते हैं लेकिन जनरली नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, अगर गिल्टी प्लीड कर रहे हैं वो बिना अपेयर हुए, अगर जो पर्सन साहब हैं जो अक्यूज हैं अगर वो गिल्टी प्लीड कर रहे हैं तो ट्रांसमिट करा जाएगा फाइन बाय द पोस्ट और मैसेंजर या फिर बाय पोस्ट और मैसेंजर या फिर प्लीडर के द्वारा। अमाउंट ऑफ फाइन जो है मैक्सिमम 1000 रुपए रहेगा। मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ। पेटी ऑफेंसेस का मतलब यही है कि पनिशमेंट जो है उनकी सिर्फ 1000 रुपए तक की है। ठीक है, मतलब सिर्फ फाइन से पनिशेबल है। देन स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को टू यूज सेक्शन 206 का सबसेक्शन 1, यानी कि ये चीज यूज कर सकते हैं इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल नॉट मोर देन 3 months। तो यही चीज यहाँ पर आई गेस बताई हुई है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने देखा था, ये क्वेश्चन आया था फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन पेटी ऑफेंस मीन एनी ऑफेंस पनिशेबल। ये तो चलो ठीक है, ये तो इन्होंने बताया पेटी ऑफेंस क्या होता है, बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफेंस सो पनिशेबल अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट। ये क्योंकि एक्सेप्शन है तो ये पूछा गया है कि कोई मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर क्या जो ऑफेंस है उसे समरीली ट्राई करेंगे तो लोग मतलब गलती हो जाती है, यहाँ पर होता है कि हाँ समरीली ट्राई किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
ठीक है, समरली ट्राई नहीं किया जाएगा, मतलब इनको पेटी ऑफेंसेस नहीं माना जाता है जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेशली एम्पावर कर सकती है मजिस्ट्रेट को कि वो अपने ये पावर्स सबसेक्शन 1 के एक्सरसाइज करें अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि कंपाउंडेबल है सेक्शन 320 में, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है, मतलब जिसकी 3 महीने से ज़्यादा की अगर पनिशमेंट नहीं है तो उसमें पेटी ऑफेंस एज पेटी ऑफेंसेस उसको ट्राई किया जा सकता है। इतनी बात बताइए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से आप सेक्शन 376 को रिलेट कर सकते हो जहां पर बताया कोई अपील नहीं होती है पेटी ऑफेंसेस में, ठीक है, ये बात आपको याद रखी। तो एक सेक्शन हमारा और तैयार हो गया 376। फिर 207 में जो है सप्लाई टू द अक्यूज्ड कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, इसको एक बार ऐसे ही देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मार्जिनल हेडिंग आप याद कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। फिर सॉरी 208 में सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसको भी एक बार देख लेना। 209 में आओ क्योंकि कमिटमेंट ऑफ केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंसेस ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय इट के बारे में बात करा है, तो इसको एक बार पढ़ना चाहो पढ़ लेना। ये मार्जिनल हेडिंग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कमिटमेंट किस तरीके से, मतलब कोई भी मजिस्ट्रेट किस तरीके से केस को कमिट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि क्या होता है कमिटल में। फिर उसके बाद 210 में बताया प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस, मतलब सेम ऑफेंस है वो कंप्लेंट केस में भी रजिस्टर्ड है, मतलब कंप्लेंट केस में भी रजिस्टर्ड है और उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिपोर्ट में भी चल रहा है। तो जब ऐसा कोई मामला है तो सबसेक्शन 1 कह रहा है कि जो प्रोसीडिंग है कंप्लेंट केस की जो प्रोसीडिंग है उसको कृपया करके स्टॉप कर दिया जाए फिलहाल के लिए, और मजिस्ट्रेट जो है वो क्या नाम है इसका, रिपोर्ट मतलब जो पीआर पे है उसके लिए बुलाएंगे, ठीक है। सबसेक्शन 2 में कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहे हैं ऑन पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 प्लस अक्यूज्ड, वही वाला सेम अक्यूज्ड है जो कि कंप्लेंट केस में है ना, द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज एन अक्यूज्ड इन कंप्लेंट केस, तो मजिस्ट्रेट इंक्वायर करेंगे और साथ में ट्राई करेंगे और ऐसे माना जाएगा जैसे कि वो केस पुलिस रिपोर्ट पर ही इंस्टीट्यूट किया, एज इफ बोथ द केसेस वर इंस्टीट्यूट ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। फिर सबसेक्शन 3 में कहा गया जहां पर पुलिस रिपोर्ट रिलेट नहीं कर रही है, मतलब सबसेक्शन 2 में तो कह रहा है कि अक्यूज सेम है मान लो दोनों केसेस में, तो ऐसे ट्राई किया जाएगा जैसे कि दैट पर्टिकुलर केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, लेकिन अगर सेम नहीं है, ठीक है, रिलेट नहीं कर पा रहा टू द अक्यूज इन कंप्लेंट केस, तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेंगे ऑफ द पुलिस रिपोर्ट और उसको ही शैल प्रोसीड विद इंक्वायरी ट्रायल विच वाज स्टेड बाय हिम, जो उन्होंने स्टे कर दी थी ना सबसेक्शन 1 में, यहाँ पर उन्होंने स्टॉप कर दी थी, उसी से फिर वो आगे कॉग्निजेंस लेकर के प्रोसीड करेंगे विद कंप्लेंट केस, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं आपको याद रखनी है। फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 17 पे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमें चार्ज के बारे में बता रहा है। 211 से लेकर के 217 तक आपके पास फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में बात होती है और फिर उसके बाद 218 से 224 तक ज्वाइंडर ऑफ चार्ज के बारे में बात होती है, ठीक है। फॉर्म ऑफ चार्ज किस तरीके से होगा, तो ये बात याद रखो कि फॉर्म नंबर 32 में दे रखा है ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 211 में हमें कंटेंट ऑफ चार्ज के बारे में बता रखा है कि चार्ज में क्या क्या चीजें लिखी होंगी, तो ऑफेंस को स्टेट करना जरूरी है, स्पेसिफिक का नाम क्या है ऑफेंस का वो बताना जरूरी है, अगर कुछ नाम वगैरह दिया हुआ है तो, और अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है तो डेफिनेशन क्या है ऑफेंस की, वो जो भी जिस भी लॉ के अंडर आप कर रहे हो क्या सेक्शन है वो कोट करिए, लीगल कंडीशंस वगैरह क्या है, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होना चाहिए, प्रीवियस कन्विक्शन अगर कुछ है तो उसका डेट या प्लेस लिखा होना चाहिए। तो ये 7 सबसेक्शन है, इसको एक बार देख लेना। फिर उसके बाद 212 में बताया गया पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, तो टाइम एंड प्लेस ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस क्या हो रहा है कि अगर आइटम या फिर डेट जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, अगर आइटम या डेट जो है वो अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इन द केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी या मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ग्रॉस सम जो है वो स्पेसिफाई कर दो। ग्रॉस सम मतलब कि जो भी अप्रोक्सीमेट वगैरह चीजें हैं वो स्पेसिफाई कर दो, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी अगर कुछ है तो उसको डिस्क्राइब भी किया जा सकता है। ये सारी चीजें इतना पूछा नहीं जाता बट फिर भी। अच्छा, इसमें बताया कि 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर बिटवीन फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट के बीच में
प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डेट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। फिर उसके बाद 213 में बताएंगे कि मैनर क्या है ऑफेंस को कमिट करने का, तो ये पूछा नहीं जाता, एक बार ऐसे देख लेना, मतलब मार्जिनल हेडिंग इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 215 देखना चाहो देख लेना। 214 में इतना कुछ पूछा नहीं जाता। 215 में बताया गया इफेक्ट ऑफ एरर्स के बारे में। तो ये कह रहा है कि अगर कोई no error in stating either the offense or the particulars required to be stated in the charge, and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material unless the accused was in fact misled by the। देखो, अगर कोई एरर या कुछ गलती हो गई, ओमिशन का मतलब है कि जो चीज करनी चाहिए थी पर नहीं करी गई है, अगर ये इतना मटेरियल नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, मतलब इट इज नॉट कंसिडर मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन अगर अक्यूज्ड मिसलेड हो गया है इस पर्टिकुलर चीज से, ऐसे एरर से, ऐसे ओमिशन से, तो उसे कहा जाता है कि फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया। तो फिर उसके आगे का सिस्टम होता है। इलस्ट्रेशन से एक बार देख लेना, क्योंकि पूछे नहीं जाते सीआरपीसी में, बहुत ज्यादा एविडेंस बता रही हूँ, सीआरपीसी में बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन पूछे नहीं जाते, बट एक बार देख लेना, एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा। ये वाला जो इलस्ट्रेशन है, देखो अभी मैं कह रही थी नहीं पूछ जाते, एकदम से सामने में वाला इलस्ट्रेशन दिख गया जो पूछा जाता है अक्सर करके। ये दो जो इलस्ट्रेशन है इसको देख लेना, ठीक है। एरर के बारे में बात कर रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, खोदा बख्श और हैदर बख्श वाला। कोर्ट में ऑल्टर चार्ज 216 में बताया गया है, तो कोर्ट ऐड कर सकती है, ऑल्टर चार्ज कर सकती है। कब कर सकती है ये ज्यादा जरूरी है, तो कब कर सकती है? एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट, किसी भी समय पर कर सकती है जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले। रीड करेगी, एक्सप्लेन करेगी अक्यूज्ड को ट्रायल, अगर मतलब इमीडिएटली इट इज नॉट लाइकली। तो ओपिनियन में अगर ऐसा है कि प्रेजुडिस कॉज करेगा तो द अक्यूज्ड और द प्रोसिक्यूटर इट में प्रोसीड एज इफ द चार्जेस वर ओरिजिनल। उसी तरीके से मतलब अगर उन्होंने ऐड किए हैं या कुछ किया है, अगर ऐसा लग रहा है कि प्रेजुडिस कॉज करेगा अक्यूज्ड को या प्रोसिक्यूटर को, तो कोर्ट इधर डायरेक्ट करेगी या न्यू ट्रायल और अर्जर्न कर देगी फॉर द ट्रायल फॉर द सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी। हाँ ठीक है, यही है, ये वाला सबसेक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 5 है, तो कह रहा है कि फॉर द प्रोसिक्यूशन प्रीवियस सैंक्शन जो है नेसेसरी है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, द केस शैल नॉट प्रोसीड अनलेस ओब्टेन्ड। जब तक कि आपने सैंक्शन नहीं लिया तब तक केस प्रोसीड नहीं करेगा। 217 में बताया गया है कि रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज ऑल्टर्ड। भाई जब चार्ज ऑल्टर किया गया है तो हो सकता है कि विटनेस को बुलाने की दोबारा जरूरत पड़े, तो उसको रीसमन कर दिया जाता है, ठीक है। रीसमन किया जाएगा विटनेस को, एग्जामिन किया जाएगा फिर उन्हें, और अगर किसी और विटनेस को भी बुलाना है तो कॉल एनी फर्दर विटनेस। भाई अगर फिर केस खुला है तो पूरी तरीके से सही से फिर चीजें होती हैं दोबारा से, मतलब जो जो पहले हुआ होता है फिर दोबारा से वही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जॉइंटर ऑफ चार्जेस के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको बताया 218 से 224 तक इसमें बता रखा है। आगे बढ़ेंगे। 218 में बताया कि सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। तो अगर सेपरेट चार्ज है तो सेपरेट ट्रायल चलेगा। भाई यही तो कह रहा है, शैल बी सेपरेट चार्ज अक्यूज्ड वेदर देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज, तो सेपरेट ट्रायल चलेगा, सीधी सी बात है। प्रोवाइजर में ये कह रहा है कि अक्यूज्ड पर्सन की अगर एप्लीकेशन आई है इन राइटिंग, डिजायर है और मजिस्ट्रेट का ओपिनियन है, इट इज नॉट लाइकली टू प्रेजुडिस, अगर वो प्रेजुडिस नहीं कर रहा है तो मजिस्ट्रेट ट्राई टुगेदर भी ट्राई कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट सच पर्सन, ठीक है, कि साथ में भी ट्राई हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद नथिंग शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ 219, 220, 221 एंड 223। 219 में बताया गया 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर में बी चार्ज टुगेदर। अगर सेम काइंड के ऑफेंसेस हुए हैं विद इन द स्पेस ऑफ 12 मंथ्स हुए हैं फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट ऑफ सच ऑफेंसेस, भाई अगर 12 महीने के अंतराल में 3 ऑफेंसेस हुए हैं तो उनको साथ में ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। बस इतनी सी बात ये कह रहा है। 220 में बताया गया है कि ट्रायल ऑफ मोर देन वन ऑफेंस, तो सेम ट्रांजैक्शन सेम अक्यूज्ड है तो हो सकता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन की, अगर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर हुआ है तो एक ट्रायल होगा, ठीक है, ओनली वन ट्रायल। ऑफेंस 2 या 2 से ज्यादा डेफिनेशन में अगर फॉल कर रहा है किसी भी लॉ के, एक ट्रायल ही चलेगा उनका। मान लो कि 2 या 2 से ज्यादा डेफिनेशन में फॉल कर रहा है तो 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन से ऑफ एनी अदर लॉ, तो the person accused of them may be charged within and tried at one trial for each of the such offenses। सबसेक्शन 4 में बताया गया कि एक तो चलो ऑफेंस है, if several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense, एक तो चलो ऑफेंस है, फिर एक और एक को अगर हमने मिला दिया तो एक डिफरेंट ऑफेंस बन गया, तो इसका एक ट्रायल चलेगा, वन ट्रायल,
ठीक है, और सेक्शन 71 को ये इफेक्ट नहीं कर रहा है आईपीसी का, ये बात इसने क्लियर कर दी। इलस्ट्रेशन यहाँ पे जो थोड़े से इलस्ट्रेशन है एक बार देख लेना ताकि चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। 221 में बताया गया जब डाउटफुल है कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, तब अगर ऐसा डाउटफुल है तो कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है तो इसका तो एक मार्जिनल हेडिंग इंपॉर्टेंट है, सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट इज सच ऑफ नेचर दैट इट इज डाउटफुल of which can be proved will constitute the accused may be charged with having all or any of, मतलब उसको सारे के लिए या तो चार्ज कर दिया जाएगा या ऑल्टरनेटिव के लिए, ठीक है, या फिर he may be charged with alternative having committed some one of the said offenses. If in such a case the accused is charged with one offense, अगर one offense it appears in the evidence that he has committed a different of एक ऑफेंस के लिए मान लो चार्ज किया गया और पता चल रहा है कि उसने कोई डिफरेंट ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो ही उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा उस ऑफेंस के लिए भी, भले ही उसको चार्ज नहीं किया गया था उससे। ये बड़ी अच्छी बात है, ये ध्यान रखना ये बात कि एक ऑफेंस तो मान लो अक्यूज को एक ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया, लेकिन सब्सिक्वेंट एविडेंस कोर्ट में पेश हुए तो पता चला इसने तो कोई डिफरेंट ऑफेंस ही कमिट किया है, तो भले ही इस पर्टिकुलर डिफरेंट ऑफेंस के लिए जिसके लिए एविडेंस दिया गया, भले उसको चार्ज नहीं किया गया, उस पर चार्जेस नहीं लगाए गए थे, लेकिन क्योंकि ये बात प्रूव हो गई है कि इसने कोई डिफरेंट ऑफेंस कमिट किया है तो उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद 222 when offense proved included in offense charged, तो जब कोई पर्सन है charged with offense constituted several particulars and combination constitute a minor offense, कोई minor offense बन रहा है, combination अगर prove हो जाता है but remaining जो particulars हैं that are not proved, तो he can be charged for that minor offense, मतलब प्रूव नहीं हो पाया तो माइनर ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया जा सकता है। इवन ही वॉज नॉट चार्ज विद, वही सेम चीज इसमें फिर से वही बात बताई गई है, पर्सन चार्ज विद ऑफेंस बट फैक्ट्स प्रूव्ड रिड्यूस्ड इट टू माइनर ऑफेंस, पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया था लेकिन कुछ फैक्ट इस तरीके से हुए कि उनको रिड्यूस करे तो एक माइनर ऑफेंस बन रहा है, तो उसको माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है भले ही उसको चार्ज ना किया गया हो। पढ़ लेना इसको एक बार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, फिर उसके बाद 223 में बताया गया व्हाट पर्सन्स में बी चार्ज जॉइंटली, कौन से, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ी सी 223 में किन पर्सन्स को जॉइंटली ट्राई किया जा सकता है, ये सब मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्री में इतना ज़्यादा सवाल यहाँ से नहीं पूछे जाते, लेकिन हो सकता है कि ये पर्टिकुलर क्योंकि यहाँ पर सबसेक्शन से क्लॉजेस दिए हुए हैं तो हो सकता है कि पूछने की क्या चीज़ इसमें से नहीं है, क्या क्योंकि आजकल नॉट वाले जो सेक्शंस हैं उनका बड़ा वो है, सेक्शंस कह रही हूँ, क्वेश्चंस जो हैं उनका बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो किन पर्सन्स को जॉइंटली ट्राई किया जाएगा, सेम ऑफेंस ड्यूरिंग सेम ट्रांजैक्शन अगर हुआ है, डिफरेंट ऑफेंस हुआ है लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है, अबेटमेंट अटेम्प्ट किया है प्लस ऑफेंस भी कमिट किया है, मोर देन वन ऑफेंस है इन 12 मंथ्स, इट इज नॉट एक्सीडिंग 3, मतलब नॉट एक्सीडिंग 3 ऑफेंसेस, तो इस तरीके से चल जाएगा। ठीक है, थेफ्ट किया है, रॉबरी किया है, एक्सटॉर्शन किया है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया है, सेक्शन 411 या 414 को कोई ऑफेंस हुआ है, चैप्टर नंबर 12 में अगर कोई ऑफेंस किया है तो साथ में ट्राई किया जा सकता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका 224 है, तो विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्जेस, तो विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट हो सकता है सुओ मोटो, ठीक है, बाय द कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, इसका इफेक्ट यही होगा कि अक्विटल हो जाएगा उसका, विड्रॉ अगर कर लिया तो। फिर उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 18 है जो कि कह रहा है ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ट्रायल। देखो इसमें आप पढ़ लेना एक बार, इसमें बहुत सारी चीजें तो आप नहीं कर सकते एक साथ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक जिस्ट बता दे रही हूँ इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें दे रखी होती हैं, क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल चल रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल चलता है वो 225 से लेकर के 237 तक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 237 तक ही है, हाँ 225 से लेकर के 237 तक चलता है आपका कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल। तो सबसे पहले तो बताया जाता है कि ट्रायल जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे, अब ये सारी चीजें इतना पूछा नहीं जाता क्योंकि आपके मेंस में लिखने के लिए आता है ना, ये पूरा फिर आपको लिखना होता है, मतलब पूरा नहीं बेड़क लिखनी होती है, लेकिन कीवर्ड्स आपको वहां पे लिखने होते हैं, इस वजह से यहाँ से ज्यादा सवाल बनते नहीं है प्री में। 227 में डिस्चार्ज के बारे में बता रखा, तो डिस्चार्ज ऐसे ही नहीं हो जाता, डिस्चार्ज में बेसिकली ये बात है कि अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है चीजें, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, देयर आर नो सफिशिएंट ग्राउंड्स, तो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फिर 229 में 228 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहा है, 229 में आपसे कह रहा है कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी,
अगर अक्यूज ने गिल्टी प्लीड कर लिया तो जज जो है उस पर्टिकुलर प्ली को रिकॉर्ड करेंगे और उसको अपने डिस्क्रिशन पर, देखो ये मैंडेटरी नहीं होता, ये सवाल बन जाता है यहाँ से कि क्या ये मैंडेटरी होता है कि अक्यूज ने गिल्टी प्लीड कर लिया तो कोर्ट जो है उनको या जज साहब जो है उसको कन्विक्ट ही कर देंगे। ये मैंडेटरी नहीं होता, उनके डिस्क्रिशन पर होता है। ठीक है भाई, अगर गिल्टी प्लीड कर लिया तो फिर जजमेंट दे दो। ठीक है, अगर गिल्टी प्लीड कर लिया और आपने अगर उसको कन्विक्ट कर दिया है, जो भी कुछ है, कन्विक्शन अगर हो गया है तो जजमेंट दे दिया जाएगा फिर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है, मान लो कि उसने कहा कि नहीं मैंने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो 230 में फिर प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस लेकर के आएंगे। 231 में हो रहा है कि एविडेंस लिया जा रहा है प्रोसिक्यूशन का। 232 में एक्विटल भी हो सकता है, मतलब एविडेंस देखने के बाद नहीं समझ में आ रहा चीज है कि मतलब एक्विट करना है तो जज एक्विट कर देंगे। 233 में एंटरिंग, भाई अब वो अपना भी तो डिफेंस देगा। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर अब ऑब्वियसली रैपिड रिविजन में प्रोसीजर नहीं समझा सकती हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको लंबी वीडियो देखनी है, मतलब मैंने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी डाली हुई है इन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर, तो वो आप लोग देख सकते हो। जो चीज इंपॉर्टेंट थी, जो चीज यहाँ पे पूछी जाती थी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 19 है। चैप्टर नंबर 19 में बता रखा है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल ऑफ वारंट केसेस 200, पता नहीं हिंदी मुझे नहीं आती, मतलब हिंदी ये 238 से लेकर के 250 तक है, मतलब इस तरीके के नंबर में कंफ्यूज जाती हूँ, इस वजह से मैंने बोला गलत नहीं बोलने का। ठीक है, तो 238 में कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 207 होगा सबसे पहले, तो 207 का। ठीक है, 239 में वही चीज है कि डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है तो इसको देख लेना। 240 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो रहा है, फिर वही वही सेम प्रोसीजर है, बस सेक्शंस का जो है फिर बदल है, सेक्शंस को याद करना पड़ेगा। एक बार एक काम करना, ये वाला पोर्शन प्रिपेयर करने वाला जो काम है ना, कि ये वाला पोर्शन हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, कैसे हमें पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यूज उठाओ। ठीक है, पीवाईक्यूज उठाओ, टाइम कम बचा हुआ है आपके आरजेएस के लिए। आप लोग पीवाईक्यूज उठा करके ये देख सकते हो कि कहाँ से सवाल यहाँ इन पर्टिकुलर चैप्टर से कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से फिर आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। पीवाईक्यूज की हेल्प से पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो उतना हो जाएगा, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। एक यहाँ पर जो सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं मार्क करा दे रही हूँ, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, एक्विटल और कन्विक्शन के बारे में। ये एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, अगर कंप्लेनेंट का एब्सेंस है, ठीक है, अगर कंप्लेनेंट का एब्सेंस है तो वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट अगर है, और अगर ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कौन से ग्राउंड पे किया जा रहा है ये देख लेना, ये पूछा जाता है क्योंकि एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट में 250 में कॉम्पनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज, बिना रीजनेबल कॉज के अगर एक्विजिशन लगाया था तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट जब डिस्चार्ज कर रहे हैं या एक्विटल कर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से वो कॉम्पनसेशन जो है फाइन से शैल नॉट एक्सीड द फाइन। अगर वो कॉम्पनसेशन देने में फेल हो जाता है, मतलब जो जिसने मतलब एक्विजिशन गलत लगाया है, अगर वो कॉम्पनसेशन देने में फेल हो जाता है तो 30 दिन का इम्प्रिजमेंट होता है मैक्सिमम आपका 30 डेज का इम्प्रिजमेंट होता है। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम 30 डेज का इम्प्रिजमेंट होता है। ये चीज मैंने आपको बताई कि फाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर पेमेंट नहीं किया तो सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज, ये चीज याद रख लेना। फिर सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि 68 और 69 का कंप्लायंस होगा आईपीसी में। सबसेक्शन 5 में बताया गया कि कॉम्पनसेशन इज इफ मतलब सॉरी एक सेकेंड, no person who has been directed to pay compensation under this section by reason of such order be exempted from any। इसको मतलब भाई आप एक बात बताइए कि अब गलत एक्यूजेशन किसी के ऊपर लगाया, ठीक है, मान लो जो कंप्लेनेंट था उसने गलत एक्यूजेशन लगा रखा था, तो क्या कॉम्पनसेशन देकर के वो सिर्फ छूट सकता है? नहीं, यहाँ पर जिसके ऊपर गलत एक्यूजेशन लगा है अक्यूज्ड के ऊपर, वो इस पर सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी भी ठोक सकता है। मानहानि का दावा वो कर सकता है, कुछ भी दावा वो कर सकता है इस पर्सन के ऊपर जिसने उसके ऊपर फालतू में गलत एक्यूजेशन लगाया है। वो एग्जेम्प्टेड नहीं है सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी से कि कॉम्पनसेशन दे दिया तो छूट गए, ऐसा ये भी पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, फिर सबसेक्शन 6 में कह रहा है कि कोई भी कंप्लेनेंट या इंफॉर्मेंट हु हैज बीन ऑर्डर्ड इन द सबसेक्शन 2 बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास जेएमएससी ने टू पे कॉम्पनसेशन एक्सीडिंग 100 रुपीज में अपील फ्रॉम सच ऑर्डर, तो अपील वो
कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखो, व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू एन अक्यूज्ड पर्सन इज मेड इन अ केस व्हिच इज सब्जेक्ट टू अपील अंडर सबसेक्शन, अगर मतलब अपील का प्रावधान है तो कॉम्पनसेशन शैल नॉट बी पेड। इसमें ये बताया गया कि अगर अपील का प्रावधान है तो अगर जब तक अपील प्रेफर नहीं करी गई है, जब तक अपील डिसाइड नहीं करी गई है, तब तक पैसा देने की जरूरत नहीं है। और अगर अपील प्रेजेंट कर दी गई है, एंड द अपील इज प्रेजेंटेड, तो जब अपील डिसाइड हो जाए उसके बाद, एंड वेयर सच एन ऑर्डर इज मेड इन अ केस व्हिच इज नॉट सब्जेक्ट, यानी कि अगर अपील नहीं है तो शैल नॉट बी पेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ। तो दो बातें बताई गई, अगर अपील है, अगर अपील का प्रावधान है तो अपील प्रेफर्ड और अपील डिसाइडेड, जब तक अपील बेसिकली जब तक अपील डिसाइड ना हो जाए तब तक रुक जाओ, तब तक पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई भी अपील नहीं है तो वो ही कैन नॉट पे, कांट पे बिफोर 30 डेज। 30 डेज भी नहीं कहोगे 30 डेज नहीं, 1 मंथ लिखा है तो 1 मंथ, क्योंकि एक महीने में 31 दिन भी होते हैं, 30 डेज नहीं 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। बाकी बता रहा है सबसेक्शन 8 में कि ये जो प्रोविजंस हैं ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू समन केसेस एज वेल एज टू वारंट केस। समन केसेस में भी अप्लाई होगा और वारंट केसेस में भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 20 तक हम आज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 20 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 20 में क्या बताया गया? चैप्टर नंबर 20 में बता रहा है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स। 251 से 259 तक बता रखा है कोई भी फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती है समन केसेस में। ये बात सबसे पहले तो याद रखना, देयर इज नो shall not be necessary to frame a formal charge। पहली बात, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन जो भी है वो स्टेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद गिल्टी की प्ली आएगी, तो अगर वो गिल्टी प्लीड कर रहा है तो 252 में कन्विक्शन हो जाएगा, और अगर गिल्टी प्लीड नहीं कर रहा है तो एक सेकेंड, ठीक है, अगर गिल्टी प्ली कर रहा है तो 252 में उसका कन्विक्शन हो जाएगा। 253 में क्या बताया गया कि कन्विक्शन एंड प्ली ऑफ गिल्टी अक्यूज्ड इज एब्सेंट इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस। तो ये पेटी ऑफेंसेस वाला मामला ये देख लेना एक बार। और 254 में आपको बताया गया कि पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया गया तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस यहाँ पर उन्होंने पास ही में कर दिया, सब साथ में ही कर दिया, ठीक है। 255 में एक्विटल या कन्विक्शन के बारे में बता रखा है। यहाँ से जो चीज पूछी जाती है वो ये 256 पूछा जाता है नॉन अपेयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेंट। तो अगर कंप्लेंट अपेयर नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट एक्विट कर देंगे अक्यूज को अनलेस ही वांट्स टू एडजर्न द मैटर, कर सकते हैं। फिर कंप्लेनेंट, ठीक है, फिर कंप्लेनेंट अगर प्लीडर है तो मजिस्ट्रेट कहेंगे कि पर्सनल मतलब पर्सनल अटेंडेंस अगर नेसेसरी नहीं है तो मजिस्ट्रेट उस पर्टिकुलर की अटेंडेंस जो है उसको डिस्पेंस करेंगे, प्रोसीड करेंगे। यही सबसेक्शन 1 जो है डेथ की केस में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पूछा जाता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेनेंट कहाँ पर हो रही है, तो याद रखिए विड्रॉल जो है बिफोर फाइनल ऑर्डर इन द केस हो सकती है। मजिस्ट्रेट परमिट कर सकते हैं विड्रॉ करने के लिए, जैसे ही मतलब विड्रॉ करने की परमिशन दी मतलब कंप्लेनेंट से कह सकते हैं कि आप जो है विड्रॉ कर लीजिए, लेकिन फाइनल ऑर्डर से पहले आपको विड्रॉ करना है। जैसे विड्रॉ किया वैसे ही अक्विट कर देंगे अक्यूज्ड को, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां से सवाल बनता है फिर पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स, पावर ऑफ द कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस। कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई समन केस है इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट अगर हुआ है तो यानी कि पुलिस रिपोर्ट पर अगर हुआ है तो समन केसेस अगर पुलिस रिपोर्ट पर हुए हैं, क्योंकि अदरवाइज कह रहा है इस वजह से, तो जेएमएफसी विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सीजेएम का सैंक्शन लेना जरूरी है, या फिर एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड स्टॉप द प्रोसीडिंग्स एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट। प्रोसीडिंग को वो स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, इसके जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट से पहले। एंड वेयर सच स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग इज मेड आफ्टर द एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस, और अगर आप स्टॉप कर रहे हो प्रिंसिपल विटनेस का एविडेंस लेने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, तो वो जजमेंट एक्विटल का जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे। और अगर कोई दूसरा केस है रिलीज करेंगे अक्यूज्ड को, एंड सच रिलीज एंड और ये जो रिलीज हो रहा है ये डिस्चार्ज के इफेक्ट में होगा, ठीक है। तो इफ ही इज डूइंग आफ्टर द एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस उसका एक्विटल हो जाएगा, और अगर बिफोर ही इज डूइंग बिफोर द एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस तो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 259 में कह रहा है कि पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट
समन केस टू वारंट केस, यानी कि आप वहां पर लिख लीजिए अपने बेयर एक्ट में 2W को 2X में कन्वर्ट किया जा सकता है, वाइस वर्सा नहीं हो सकता, लेकिन 2W को 2X में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब कि वारंट केस को आप समन केस में नहीं कर सकते, लेकिन समन केस को वारंट केस में कर सकते हो। बड़े को छोटा बनाया जा सकता है, नहीं, छोटे को बड़ा किया जा सकता है, यानी कि समन केस को वारंट केस किया जा सकता है। इस तरीके से याद रखो कि छोटे को बड़ा बनाया जा सकता है। तो कब करेंगे, जब इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जब इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज्यादा है। क्यों ऐसा करें, जब इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ऐसा है। प्रोसीजर फिर वैसे ही होगा जैसे वारंट केस का प्रोसीजर होता है, केस को रीहियर किया जाएगा और विटनेसेस को रिकॉल किया जाएगा। एक बार समरी ट्रायल भी कर लेते हैं, खत्म ही होने वाला है हमारा समरी ट्रायल। सीआरपीसी अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो जाए। चैप्टर नंबर 21 हमें समरी ट्रायल के बारे में बताया, तो पावर है टू ट्राई समरीली, सेक्शन 260 में ये बात बताई गई है। ठीक है, पावर है समरीली ट्राई करने का, किसके पास है, सीजीएम के पास है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास भी है, अगर हाई कोर्ट ने एम्पावर कर रखा है तो। ठीक, कुछ ऑफेंसेस हैं, फॉलोइंग ऑफेंसेस की लिस्ट आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन जो है मेंस में भी लिखने को आता है। तो फॉलोइंग ऑफेंसेस है, अगर डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल से पनिशेबल नहीं है तो ही समरी ट्राई होगा इनका। या फिर थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, 380, 381, स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411, कंसील करते हैं या डिस्पोज करते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी को अंडर सेक्शन 414, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 2000 रुपए से ज्यादा, और इसमें भी वही सेम चीज है, 2000 रुपए ज्यादा वैल्यू एक्सीड नहीं होनी चाहिए। या फिर कोई ऑफेंस अंडर सेक्शन 454 एंड 456 ऑफ आईपीसी, ठीक है। या फिर इंसल्ट किया है टू ब्रीच पीस अंडर सेक्शन 504 और 506, अबेट का अटेम्प्ट किया है इन ऑफेंस का, जो ऊपर ऑफेंसेस बताए गए हैं तो। या फिर ऑफेंस अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, ठीक है। तो ये ऑफेंसेस जो है समरीली ट्राई किए जा सकते हैं। सेक्शन 261 में क्या बताया गया कि समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जेएमएसटी को पावर है अगर हाई कोर्ट कन्फर करे तो, लेकिन वो जो ऑफेंस है वो फाइन से पनिशेबल होना चाहिए, पनिशमेंट ओनली विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 महीने, 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, विदाउट फाइन एंड एनी अबेटमेंट, और इसका अबेटमेंट भी। समरी ट्रायल कैन बी हेल्ड इन रेगुलर मैनर, कब जो है समरी ट्रायल को रेगुलर मैनर में किया जा सकता है, तो ये 260 के 2 में बताया हुआ है, छोड़ दिया है क्या मैंने, 260 का 2 मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, समरी ट्रायल को कब जो है वो नॉर्मली, मतलब कि नॉर्मली रेगुलर मैनर में ट्राई किया जाएगा। ये बताया गया अगर अपेयर कर रहा है मजिस्ट्रेट को कि अनडिजायरेबल है इस तरीके से प्रोसीड करना, तो वो रिकॉल कर सकते हैं या रीहियर कर सकते हैं विटनेस को, ठीक है। फिर उसके बाद 262 में प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल बता रखा है, तो जिस तरीके से समन केस का ट्रायल होता है उसी तरीके से ये प्रोसीजर पूछा जाता है कि किस तरीके से होगा, तो ये याद रखना। और पनिशमेंट जो है, नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टाइम एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 महीने से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, शैल बी पास इन एनी केस ऑफ कन्विक्शन, अगर कन्विक्शन हुआ है समरी ट्रायल में 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं होगी। 263 में बताया गया कि रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल, तो इसमें जो है ये आपको याद रखना है, जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से बताएगी उस तरीके से होगा। केस का सीरियल नंबर लिखना होगा, डेट ऑफ द ऑफेंस लिखना होगा, डेट ऑफ द कंप्लेंट और रिपोर्ट लिखना होगा, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, नेम, पेरेंटेज, रेजिडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ जिसके लिए कंप्लेंट हुई है वो, प्ली ऑफ अक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन, अक्यूज्ड ने क्या प्ली किया, गिल्टी प्लीड किया, गिल्टी प्लीड नहीं किया, वो सारी चीजें, क्या फाइंडिंग्स हैं, सेंटेंस या फाइनल ऑर्डर क्या है आपका, और डेट जब प्रोसीडिंग को टर्मिनेट किया गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करनी होगी। 264 में जजमेंट के बारे में बता रहा है, तो इफ द अक्यूज्ड डू नॉट प्लीड गिल्टी, अगर अक्यूज्ड गिल्टी प्लीड नहीं करता है तो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे सब्सटेंस ऑफ एविडेंस एंड जजमेंट कंटेनिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन, यानी कि क्या उनका कंक्लूजन वगैरह है वो चीज। 265 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ऑफ जजमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो उसी तरीके से होगी जो कि लैंग्वेज है कोर्ट की, इट शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। हाई कोर्ट ऑथराइज करेगी मजिस्ट्रेट को कि वो एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करे या जजमेंट प्रिपेयर करे। असिस्टेंस ऑफ ऑफिसर जो है by means of officer appointed in this behalf by the CJM, and the record or judgment so shall be prepared, shall be signed by the magistrate, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है उसको साइन किया जाएगा। तो यहाँ तक के लिए आज जो है हम लोगों ने चैप्टर 20 तक कर लिया है, जो कि आपका सेक्शन 265 तक सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। इसके आगे का अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में सीआरपीसी को कंप्लीट करें, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। सेक्शन 202 में पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो मजिस्ट्रेट में
अगर वो कॉग्निजेंस ले चुके हैं, टेकिंग कॉग्निजेंस, पोस्टपोन कर सकते हैं इशू प्रोसेस को। इशू प्रोसेस का मतलब होता है जो समन और वारंट, प्रोसेस का मतलब यही होता है कि जो समन और वारंट जो जारी किए जाते हैं वो पोस्टपोन कर सकते हैं इशू प्रोसेस को। और इंक्वायर या तो वो खुद से इंक्वायर करेंगे या फिर डायरेक्ट करेंगे पुलिस ऑफिसर को कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है अभी चीजों से, ठीक है। और सफिशिएंट ग्राउंड्स फिर उनको फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो ये चाहे मजिस्ट्रेट ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऐसे हुआ हो, या फिर जो केस उनके ऊपर मेड ओवर किया गया है वहां पर भी वो पोस्टपोन कर सकते हैं इशू।